हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जहां पे इस पाठशाला को जिसने भी ज्वाइन किया उसकी डेफिनेट सक्सेस होने वाली है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है दोस्तों। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे धुरंधर दोस्तों के लिए जो 9 से आ चुके हैं क्लास 10th में, और क्लास 10th में आते से ही पता चला सर ये तो बोर्ड है, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करने का तरीका सबसे आसान, बेहद आसान और सिस्टमैटिक वे में जो है वो लेके आई है इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे सारे टॉपिक जो है वो करवाए जाएंगे। अब टॉपिक के बाद हम लोग करवाएंगे यहां पे डीपीपी, जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, और उसी डेली प्रैक्टिस पेपर का आपको मिलेगा यहां पे सॉल्यूशन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग किस स्टेज में है, किस स्टेप पे है और कौन से स्टेप्स तक के हम लोग को जाना है। और वो हर स्टेप में हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। सारे मेंटोर्स आपकी मदद के लिए यहां पे तैयार है। 24 घंटे 7 दिन आप लोगों के साथ लगे हुए, ताकि आपके 100% रिजल्ट आ जाए दोस्तों। तो यहां पे सारे टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए ही यहां पे आपके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो धुरंधर है उनके लिए हम लोग लेके आए हैं आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भैया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब ये सर क्वेश्चन तो बहुत बार सुना है, रिसोर्सेस रिसोर्सेस रिसोर्सेस। घर वाले भी कहते हैं कि तुम लोग बैड रिसोर्स हो या गुड रिसोर्स हो। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझते हैं। रिसोर्सेस का मतलब वो हर सारी चीज जो कि आपको यहां पे आपके काम में मदद करेगी, या वो सारी चीजें जिससे आपके काम आसान हो सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहां पे रिसोर्सेस कहते हैं दोस्तों। अब ये रिसोर्सेस से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसको यहां कहते हैं दोस्तों हम लोग यूटिलिटी। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे यूटिलिटी कहते हैं। चलिए भाई ये वाली कहानी तो क्लियर हो गई सर, मगर रिसोर्सेस के साथ तो डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। अब ये डेवलपमेंट क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आ गया दिमाग में। तो डेवलपमेंट का मतलब वो हर चीज जो पहले तो नहीं थी मगर वक्त के साथ जरूरत पड़ने पे आपके सपोर्ट में आ जाती है, आपको सपोर्ट करने लगती है, वो सारी चीजें जो है डेवलपमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को मध्य प्रदेश से दिल्ली जाना है या मध्य प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर जाना है। अब वो यहां से जा रहा है, लगभग 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो परेशान होता हुआ चला जा रहा है और कम से कम उसको 5 दिन लग गए उस 1500 किलोमीटर को तय करने में। अब यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते ही यहाँ पे रेलवेज को अपलिफ्ट करा, रेलवेज को अपग्रेड करा, और ये 1500 किलोमीटर की जो जर्नी है वो महज कुछ आवर्स में ही कंप्लीट हो गई। 24 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट है। जितने भी बैरियर्स आते हैं उसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोग भाई एंट्री करने वाले हैं। अब आज का सफरनामा जो है क्लास 10 ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक जो कि है दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो अब इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि ये रिसोर्सेस होती क्या है, आती कहां से, क्या हम लोग इसको बनाते हैं या ऊपर वाले ने हमें बना के दिया है। भगवान का ये, गॉड का ये गिफ्ट है जो कि सारे ह्यूमन बींग्स यूज करने वाले हैं। क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स यूज करेंगे? यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हर कोई नेचुरल रिसोर्सेस का यहाँ पे यूज करता है, क्योंकि इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है। बट इसकी एक्सेसिबिलिटी अगर हम कर पाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बट इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स कर सकता है। अदर देन दिस कोई भी इसकी एक्सेसिबिलिटी दोस्तों नहीं कर सकता। ये बात हम लोग को याद रखना है, क्योंकि कहा जाता है ह्यूमन बीइंग्स को होमो सेपियंस, मतलब सबसे अपग्रेडेड जो दिमाग है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास है। सबसे ज्यादा स्किल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के पास है। सबसे ज्यादा नॉलेज एनरिचमेंट भी जो है वो आज यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है। तो ये ह्यूमन बीइंग अगर सही से काम कर ले तो ह्यूमन बीइंग ना रह के यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेस। और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो हर कंट्री चाहती है कि वो कंट्री डेवलप्ड बने, ना कि डेवलपिंग। अब यहां पे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा सा अंतर आता है। डेवलपिंग मतलब कि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है अपग्रेड होने के लिए, और डेवलप्ड का मतलब होता है वो सारी चीजें हो चुकी है, सब डेवलपमेंट हो चुका है, अब किसी और चीज की यहां पे आवश्यकता नहीं है। तो चलिए भाई हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज की और उसके यहां पे क्लासिफिकेशन के। तो चलिए भाई शुरुआत होती है अब हमारे यहां की। तो ये कहता है पढ़ना क्या है हमें, नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे पहली बात क्या है सर, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है
ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और हमारे गांधी जी कहते थे कि भैया ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर का अगर जिसने इस्तेमाल कर लिया वो कंट्री तो कभी पीछे रह ही नहीं सकती। ठीक है भाई, चलिए, अगर ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो जनरली ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होगा हमारे पास। ये लैंड के फॉर्म में अवेलेबल होगा, ये फॉरेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होगा, ये एयर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा, ये हमारे पास वाटर के फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो यही सारी रिसोर्सेस है जिस पे हम लोगों को क्या करना है, अब वर्कआउट करना है और इसी से हम लोगों को कुछ गुड्स बनाने हैं। सर ये जो गुड्स बनाने हैं, गुड्स होते क्या है ये तो बताइए। तो भैया वो सारी चीजें जो कि आपको हमेशा टेंजिबल फॉर्म में दिखे। किस फॉर्म में दिखेगी दोस्तों? यहाँ पे टेंजिबल फॉर्म में। अब सर ये टेंजिबल फॉर्म क्या होता है? तो टेंजिबल फॉर्म का मतलब होता है विच कैन बी टच एंड विच कैन बी फील। जिन चीजों को टच या फील किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेंजिबल फॉर्म। ठीक है भाई। दूसरी क्या स्पेशलिटी होती है गुड्स की? अब इसका कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं टेबल, तो अब आपके दिमाग में टेबल अलग अलग टाइप के आते हैं। मैं बोलता हूं चेयर, तो आपके दिमाग में चेयर अलग अलग टाइप की आती है। मैं बोलता हूं एयर कंडीशनर, मैं बोलता हूं टेलीविजन, तो आपके दिमाग में अलग अलग चीजें आती है। तो ये सारी चीजें जो है फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्म है, जहां पे आप ये देखते हो कि इनका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ये चीजें आपको फिजिकली यहाँ पे दिखती है। ठीक है भाई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गुड्स की होती है वो ये कि उनकी कोई ना कोई यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू होती है। अब ये सर मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? तो मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है इसको खरीदने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे तो देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में है तो आप रुपी दे देंगे, अगर यूरोप में है तो यूरो दे देंगे, अगर मान लेते हैं कि आप ब्रिटेन में है तो वहां पाउंड दे देंगे, और अगर मान लेते हैं दूसरी कंट्री में है तो आप यूएस डॉलर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई। तो इन सारी करेंसीज में जो है आप चीजों को यहाँ पे खरीद सकते हो। और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं जापान के येन की भी। ठीक है भाई। तो ये सारे आप करेंसीज में चीजों को यहां पे खरीद सकते हो। ठीक है भाई। चलिए, बट यहां पे इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यही नेचुरल रिसोर्सेज जो है अलग अलग ड्यूरेशन पे हम लोगों को मिलती है। ठीक है भाई। तो ये जो गुड्स है अलग अलग ड्यूरेशन पे हमें मिलते हैं। तो ये अलग अलग ड्यूरेशन पे मिलने के कारण जो है इनका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये जो अलग अलग समय पे मिलते हैं, पहले टाइप के गुड उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स। अब ये जो ड्यूरेबल गुड्स है वो क्या होते हैं सर यहाँ पे? तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा आपका साथ दे पाए या आपकी मदद कर पाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स। अब ये ड्यूरेबल गुड्स में आप लोग क्या एग्जाम्पल में ले सकते हो भाई? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पे भाई आपका टेलीविजन, आपका एयर कंडीशन, आपका रेफ्रिजरेटर। ये लगभग 3 या 3 साल से ज्यादा जो है आपकी यहाँ पे मदद करने वाला है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है सर? तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ये होता है जो लगभग 1 या लगभग 1.5 साल तक के चल पाए, उन सारे गुड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के शूज, आपके स्कूल के सॉक्स, आपके स्कूल की बुक्स, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर यूज में आते हैं। जो चीजें रेगुलर यूज में आएगी दोस्तों उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और उसको कैटेगरी में लिया जाएगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप के गुड्स को, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अरे सर ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिसकी वैलिडिटी का मतलब होता है टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो वैलिडिटी जो है वो हो सकता है 1 मिनट हो सकता है 1 आवर हो, या उसकी वैलिडिटी जो है वो 24 आवर हो। मतलब बहुत कम समय में जो आपका साथ दे पाए उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जनरली हम लोग वेजिटेबल्स ले सकते हैं या तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब ये वेजिटेबल फ्रूट्स जो है ये सब किस में चले जाते हैं दोस्तों?
पेरिशेबल गुड्स में चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो इनकी क्वालिटी कैसी है दोस्तों, यहाँ पे पेरिशेबल है। तो ये समझ में आया सर कि जो रिसोर्सेस है नेचर से मिली हुई, उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रन हो पाती है, क्योंकि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू हम लोग चीजों को बना के मार्केट में बेच पाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस से, अब इसको तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना भाई, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेस से हम लोग यहाँ पे हमारी इकोनॉमी को कैसे रन कर सकते हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो चलिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी रन करने में हेल्प करती है। ठीक है ना भाई, चलिए अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे जब चीजों को बना के बेचा जाएगा, उस चीज को बना के जब हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पैसा आएगा। अब पैसा कैसे आएगा सर, तो मार्केट में हमें उन चीजों को बेचना पड़ेगा। अब ये मार्केट क्या है, मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड और सप्लाई पे पूरा पूरा मार्केट टिका हुआ है। ठीक है भाई, तो अब आप ये नेचुरल रिसोर्सेज से जब चीजों को बनाएंगे, मार्केट में भेजेंगे, तभी जाके लोग उसको खरीदेंगे और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के यहाँ पे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई, तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में ले लेता हूं दोस्तों मैं एग्रीकल्चर, मतलब जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है वो सारी एक्टिविटी जो है वो कहलाती है दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी। क्या कहलाती है दोस्तों, प्राइमरी एक्टिविटी। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे उन एक्टिविटीज को कहते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी। इस सेकेंडरी एक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जहां पे चीजों की प्रोसेसिंग की जाए, मतलब चीजों को बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ठीक है, इस रॉ मटेरियल को मैं यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है आपके पास वो अवेलेबल है विच इज नोन एज मिल्क। ठीक है भाई, अब मिल्क से आपको दोस्तों यहां पे चीज बनानी है, तो मिल्क से चीज बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो होगी भाई मशीन्स की। इन्हीं मशीन्स का जो सेक्टर होता है उसको हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, या हम लोग इन एक्टिविटीज को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग अब आते हैं तीसरे नंबर के एक्टिविटीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया टर्शरी सेक्टर, या हम लोग बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटीज। अब ये टर्शरी एक्टिविटीज है क्या एक्चुअली में, तो सर ये आपको देने का काम करती है सर्विसेज। ठीक है भाई, तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो फिजिकल फॉर्म में तो ना हो बट आपके सारे कामों को आसान बना देती है, ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे टर्शरी एक्टिविटीज, या तो हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, सर्विस सेक्टर। अब ये सर्विस सेक्टर में अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है दोस्तों बैंकिंग। अब हमारे यहाँ जो बैंकिंग है वो कौन संभालने का काम करता है दोस्तों, तो हमारे यहाँ बैंकिंग संभालता है भैया आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू हमारे यहाँ आरबीआई पूरी प्रोसीजर्स को जो है वो रेगुलेट करता है। और ये वर्किंग कब से कर रहा है सर, तो 1 अप्रैल 1935 से। और इसका अगर हम लोग नेशनलाइजेशन की बात करें तो इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है सर यहाँ पे 1949 में। ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से आज हमारे पास 1969 में 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे। मतलब यहां पे नेशनलाइजेशन होता है अगेन 1980 में, जिसमें 6 और बैंकों का नेशनलाइज कर दिया जाता है। बट यहां पे एक बैंक है जिसका नाम है बेटा पंजाब एंड सिंध। इसका मर्जिंग होने के कारण यहां पे टोटल उस समय पे 1918 में हमारे पास 1980 में यहां पे बने 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स।
तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है भाई। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे रन की जा सकती है, तीनों एक्टिविटीज, तीनों सेक्टर्स को यहाँ पे कैसे फायदा होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं कि सर ये जो सेक्टर्स है वो भी हम लोगों ने यहां पे पढ़ लिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्टर्स के साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। मतलब सीधी सीधी बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर है तो उसी पे डिपेंडेंट सेकेंडरी सेक्टर होगा और सेकेंडरी सेक्टर पे ही यहाँ पे टर्शरी होगा और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो है वो हमेशा टर्शरी सेक्टर होगा। टर्शरी सेक्टर इंडिपेंडेंटली दोस्तों यहाँ पे काम नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ठीक है भाई। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट कर रही है सर एक काम कि इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बना रही है यहां पे प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है सर, तो यहां पे इस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि यहां पे हमें करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये सर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप जो भी चीजें आपके आज समय बचाने का काम कर रही है उसको हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आज अच्छा खासा रोडवेज है। अब ये रोडवेज आपको सिर्फ और सिर्फ शहरों में नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं है ये रोडवेज, यहाँ तो है ही विद द हेल्प ऑफ नेशनल हाईवेज एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट हाईवेज, ये तो है ही दोस्तों। बट ये रूरल एरिया में भी अब यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, मतलब हर गांव, जितने भी गांव है उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ठीक है भाई। चलिए, ऐसे ही यहां पे रोडवेज के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हाउसिंग फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के थ्रू यहां पे लोगों को, जो भी लोग यहां पे बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सबको यहां पे हाउसिंग फैसिलिटी दी जा रही है। धीरे धीरे करके यहां पे एक्सपांशन हो रहा है दोस्तों रेलवेज का, जो कि हमारे यहां स्टार्ट हुई थी 1850 में और 1850 से जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे रेलवे जो है चलती चली जा रही है, ठीक है भाई। और फाइनली रेलवे हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल पे आती है भैया ठीक है 1853 में। तो ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से ही पॉसिबल है और बिना नेचुरल रिसोर्सेज के ये सब चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, मगर प्लानिंग के लिए भी उसको कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चाहिए, जब भी ये नेचुरल रिसोर्सेज को ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकती है दोस्तों, वो इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बनाया है दोस्तों प्लानिंग कमीशन। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है उसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पे बता देता हूं। प्लानिंग कमीशन जो है वो काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पे 1950 से। इनके चेयरमैन जो होते हैं वो हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया दोस्तों 5 ईयर प्लान्स को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ पे दोस्तों 1951 से लेके 1956 पे, और उसका जो मॉडल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेराल्ड उमर मॉडल, जिसका मेन फोकस जो रहता है वो रहता है दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर पे। चलिए भाई, इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक के हमारे 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं जो कि खत्म होते हैं यहाँ पे 2015 में। अब 2015 में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब होता है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा देश है अब वैसा नहीं दिखना चाहिए, अब पूरी तरीके से चेंज होना चाहिए।
चलिए, तो अब नाउ प्लानिंग कमीशन इज नाउ नोन एज द नीति आयोग। और ये सारी बातें हम लोगों को याद रखना है। ये सारी चीजें तब हो सकती है जब हमारे पास क्या हो दोस्तों, एबंडेंस में नेचुरल रिसोर्सेस हो। और नेचुरल रिसोर्सेस को ही इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे इंप्लीमेंट करा। ठीक है भाई, चलिए, तो कहानी यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम करने वाला है ये सब कुछ। ठीक है भाई, चलिए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके नॉलेज एनरिचमेंट की बात करेगा। आप एक टॉपिक के बारे में बहुत डेप्थ में पूरी एनालिसिस और डेप्थ में पूरी जो जानकारी है वो आपके पास यहां पे पहुंच जाएगी। चलिए भाई, तो समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी क्लासिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहां बोलता है natural resources are an indispensable part of human development। indispensable part of human development का मतलब होता है कि human development में इस चीज को हटा ही नहीं सकते, resources को उसकी लाइफ से हटा ही नहीं सकते। बिना resources के human being like an लैक ऑफ ऑक्सीजन पर्सन। ठीक है, अब भैया ह्यूमन बीइंग के पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो सरवाइव कैसे करेगा। वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर रिसोर्सेस नहीं है तो यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। किसी भी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट में ये सपोर्ट नहीं करेगा अगर रिसोर्सेस नहीं है तो। एवरीथिंग विच इज अवेलेबल, हमारे पास आज जो भी चीजें अवेलेबल है पूरे हमारे ग्लोब में, in our environment and which can be technologically and economically exploited। अब यहां पे बोल रहा है कि हमें तीन चीजें हमेशा रिसोर्सेस में याद रखनी पड़ती है। अब वो तीन चीजें क्या है दोस्तों, हम लोग यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। तो रिसोर्सेस वो सारी चीजें जिसमें तीन यहां पे पिलर्स होने चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, तीन पिलर्स क्या है। तो तीन पिलर्स किसकी बात हो रही है सर यहां पे, तो रिसोर्सेस की बात हो रही है। रिसोर्सेस का जो सबसे पहला पिलर होगा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, यहां पे वो सारी चीज जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल के फॉर्म में है वो फिनिश गुड्स में आ जाए और वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में चीजों को सेटिस्फाई करने का काम करे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें BS6 आ गया है। BS6 का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे भारत स्टेज 6। अब ये जो BS6 की गाड़ियां है दोस्तों जनरली तो ये महंगी हो चुकी है, मगर यहां पे सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कम क्या कर रही है दोस्तों, यहां पे पॉल्यूशन कर रही है। जब ये पॉल्यूशन कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो हार्मफुल गैसेस है, मतलब CO हो गई, CO2 हो गई, SO2 हो गई, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इन सब का एमिशन जो है वो कम होगा। और इन सब का दोस्तों जब एमिशन कम होगा तो हमारी कंट्री जो है पोल्यूशन लेस होगी और यहाँ पे हमें फायदा ये रहेगा कि हमारे यहाँ जो फैलने वाले डिसीजेस है वो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगी। और हम लोग यही तो चाहते हैं कि वो देश तरक्की करता है जहां पे या तो मेडिसिन यूज नहीं होती या मेडिसिन बहुत ज्यादा सस्ती होती है, या तो जहां पे एजुकेशन बहुत सस्ती होती है। तो जब यहाँ कम लोग यूज करेंगे तो मेडिसिन भी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिसीजेस है उसको कम करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपना साथ में लेके और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे पहली क्वालिटी ये है कि उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल किया जा सके और हर कोई जो है उसको यहाँ पे क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये रिसोर्सेज में मैंने सबसे पहले पिलर की बात करी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जब हम लोग दूसरे पिलर पे आते हैं तो ये दूसरा जो पिलर है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली फियाजिबल। अब ये इकोनॉमिकली फियाजिबल का मतलब क्या होता है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पीपल, हर सेक्शन का मतलब क्या हो गया सर, यहां पे वो पुअर भी हो सकता है, वो मिडिल क्लास भी हो सकता है और वो रिच भी हो सकता है।
तो अगर वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज ये तीनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर यूज कर पा रहे हैं तो ये इकोनॉमिकली फियाजिबल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मान लेते इकोनॉमिकली फियाजिबल नहीं होगा तो आधे लोग जो है इसका यूज कर पाएंगे, आधे लोग जो है इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, आजकल इकोनॉमिकली फियाजिबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है और ये होना जरूरी है यहां पे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तीसरा जो रूट पिलर है उसको बोलते हैं यहां पे कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जिन भी रिसोर्सेस का आप यूज कर रहे हो उसका किसी भी रिलीजन से, उसका किसी भी कास्ट से, उसका किसी भी क्रीड से, उसके किसी भी कलर से, उसके किसी भी रेस से, यहां पे किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेस है तो उसके यहां पे 3 बेस पिलर्स होने चाहिए। सबसे पहले वो होना चाहिए यहां पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरा होना चाहिए यहां पे वो इकोनॉमिकली फियाजिबल, और यहां पे होना चाहिए कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो याद कैसे रहेगा सर यहां पे, तो हमें याद ऐसे रहेगा कि हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, टेक्नो फ्रेंडली, ठीक है। तो यहां TECH लिखना पड़ेगा, तो इसी तरीके से आप यहां पे TECH लिख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, टेक फ्रेंडली होना चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस जो कि हमेशा टेक फ्रेंडली होगी। टी का मतलब यहां पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ई का मतलब इकोनॉमिकली फियाजिबल, और यहां पे सी का मतलब होगा कल्चरली एक्सेप्टेबल। जब ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है तो किसी भी पर्सन को, किसी भी एनिमल को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहां पे हर्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग आउटपुट निकाल पाए। मतलब मिनिमम हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और मैक्सिमम जो है दोस्तों यहां पे आउटपुट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट तो करना पड़ेगा। जब तक कि उसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कि उसमें जो भी इनहेरेंट पावर्स है, उसके अंदर जो पावर्स है, उसमें जो पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल का कैसा यूज किया जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो उस पोटेंशियल का यूज करने के लिए ही कहीं ना कहीं उसको यहां पे एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेज। अब ह्यूमन वांट जो है वो कैसे सेटिस्फाई होती है ये हम लोगों को दिमाग में रखना है भाई। तो ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फाइंग पावर जो है, अब यहां पे ह्यूमन वांट्स कुछ ना कुछ चीजों को लेना चाहता है। तो यहां पे जो सेटिस्फाइंग वांट्स है इसको एक यूनिट से मेजर किया जाता है दोस्तों। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो ह्यूमन वांट्स की नीड्स को एक यूनिट से सेटिस्फाई किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे यूटिलिटी। ठीक है भाई, याद रखिएगा। इस यूटिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, कार्डिनल यूटिलिटी, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है भाई, चलिए तो हमारे पास 2 तरीके से यहां पे कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी आ गए। अब यहां पे ये जो यूटिलिटी है इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे यूटिल्स। तो चलिए इसको हम लोग समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे हम लोग इसको समझेंगे कि ये जो यूटिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की वो कैसे हम लोग ट्रैक यहां पे कर पाएंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि ये यूटिलिटी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोगों को ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो हम लोगों को यूनिट मिला है वो है यूटिल्स। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको समझना। चलिए आप ध्यान से समझिएगा भाई। फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट है जिसका नाम है यहाँ पे पार्ले जी। किसी एक पर्सन को बहुत तेजी से भूख लगी हुई है और उसने क्या करा, पहली ही बार में यहां पे एक साथ उसने 20 पार्ले जी का इंटेक कर लिया। ये हो गई उसकी क्वांटिटी। मगर जैसी उसने 20 क्वांटिटी बिस्किट की इंटेक करी, यहां पे उसको मिलती है 100 यूटिल्स। ठीक है भाई,
अब वो दोबारा जाता है और वो बोलता है कि मुझे अब और बिस्किट्स की जरूरत है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे वो अब इससे 20 तो नहीं खा पाएगा, तो वो मान लेते हैं यहाँ पे 16 क्वांटिटी ले लेता है। ठीक है भाई, 16 क्वांटिटी ले लेता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उसकी जो यूटिल्स है वो 100 तो नहीं रहेगी, यहाँ पे वो यूटिल्स जो है वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि उसकी यूटिल्स सीधे आके गिर जाती है 40 यूटिल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे वो तीसरी बार जाता है और फिर बोलता है मुझे और भूख लग रही है, मुझे और 20 जो है बिस्किट्स चाहिए। ठीक है भाई, आप ध्यान से समझिएगा, अब फिर से 20 बिस्किट ले रहा है, मगर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट होने के कारण, सेम क्वांटिटी होने के कारण, सेम प्राइस पे करने के कारण यहाँ पे उसकी जो यूटिल्स होगी वो और कम हो जाएगी, मतलब 20 यूटिल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज का कंजप्शन अगर कंटिन्यू किया है तो उसका सेटिस्फैक्शन जो है हमेशा कम होता चला जाएगा। ये बात एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा। तो ह्यूमन वांट्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट है उसको कहा जाता है यूटिल्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूटिल्स। जैसे जैसे किसी चीज का कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन है दोस्तों वो कम होता चला जाएगा। इसीलिए रिपीटेड चीजें जब हम लोग खाते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं, इसीलिए फिर हम लोग नई नई चीजें यहाँ पे ट्राई करते हैं, नई नई चीज यहाँ पे चूज करते हैं एज अ फूड। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई हम लोगों को कि वो हर चीज रिसोर्स है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन नीड्स को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। और वो यहाँ पे टेक होनी चाहिए। टेक का मतलब आपने बताया था सर, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फियाजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तीनों चीजें होना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो रिसोर्सेस है उसको अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग पार्ट्स क्या है, एक एक पार्ट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले रिसोर्सेस को दो भागों में बांट दिया गया। पहली वो रिसोर्सेस जो कि हमें नेचर से मिली हुई, जिसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, है ना भाई। चलिए, तो रिसोर्सेज जो है वो सबसे पहले दो भागों में बढ़ जाती है। सबसे पहले हो जाती है वो नेचुरल और दूसरी जो है वो हो जाती है यहाँ पे ह्यूमन, जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो हो गई यहाँ पे हमारे लिए नेचुरल, और जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से वो हो गई यहाँ पे ह्यूमन। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये आ जाती है रिन्यूएबल में। तो नेचुरल रिसोर्सेज को मैंने चेंज कर दिया रिन्यूएबल में। अब सर ये रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? वो सारी रिसोर्सेज जिसको यूज करने के बाद उसको वापस आने में समय बहुत कम लगे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं सनलाइट ले सकता हूं। ठीक है, तो आज मैंने सनलाइट पूरी यूज कर ली, कल सुबह फिर उतनी ही सनलाइट यहाँ पे आने वाली है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोगों ने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस और फ्लो, या तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल। ठीक है भाई, चलिए तो मतलब कि रिसोर्सेज जो है वो दो भागों में यहाँ पे बढ़ जाती है। पहला कंटिन्यूअसली, या हम लोग इसको बोलते हैं फ्लो, और दूसरा जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब बायोलॉजिकल को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लोरा, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फौना। ठीक है भाई, चलिए तो बायोलॉजिकल को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया हमारा फ्लोरा और दूसरा हो गया यहाँ पे फौना। अब सर इसको याद कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने बोला यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को आगे हम लोगों ने डिवाइड करा किसमें भाई? रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल को हम लोगों ने आगे बढ़ाया यहाँ पे, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा जो है यहाँ पे हो गया बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल को हम लोगों ने बढ़ाया दो फॉर्म में, एफएफ में। किसमें बताया दोस्तों? एफएफ में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बोलता है, ठीक है, एनआरसीबी, और ये बोल रहा है एफएफ। ठीक है भाई, तो यहां पे बात ये हो रही है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल रिपोर्ट ऑफ क्राइम एंड ब्यूरो। एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल रिपोर्ट ऑफ क्राइम एंड ब्यूरो। ठीक है, और ये क्या देगा भैया? हम लोगों को फ्लोरा और फोना की जानकारी देगा। क्या देगा भैया? फ्लोरा और फोना की जानकारी देगा। तो हमें क्या याद करना है सर? हमारा पहला जो इंडिकेशन हो गया वो ये हो गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे एफएफ की, मतलब फ्लोरा और फोना का। तो अब यहाँ पे बोलता है कि जो नेचुरल है, सबसे पहले ये जो n है, यहाँ पे n का मतलब हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दे। तो यहाँ पे n का मतलब है दोस्तों नेचुरल।
ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे सी आता है उसका मतलब यहाँ पे आर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेचुरल के बाद आएगा रिन्यूएबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा ले लेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअस, नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल, फिर नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे फ्लोरा, और लास्ट हम लोग ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे फौना। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, किसी चीज को याद करने का तरीका जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हमारा जो तरीका है वो तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली भाई। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले N फॉर हो गया नेचुरल, दूसरा R फॉर हो गया यहाँ पे रिन्यूएबल, उसके बाद हम लोगों ने बोला ये होगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। और फिर होगा ये क्या भैया यहाँ पे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्लोरा और फौना में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे NRCB, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम ब्यूरो, ठीक है। फ्लोरा और फौना के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये आपको याद हो गया दोस्तों सीक्वेंस की किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो चुका है सर, रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने। सबसे पहले पहली जो रिसोर्सेज है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया नेचुरल में, नेचुरल को हम लोगों ने करा रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल के बाद हम लोगों ने करा कंटिन्यूअसली में, और दूसरा करा हम लोगों ने बायोलॉजिकल में, बायोलॉजिकल के बाद हम लोगों ने करा फ्लोरा में, और फिर हम लोगों ने करा दोस्तों इसको यहाँ पे फौना में। ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे जब रिन्यूएबल आ गया तो उसी के पहले चलेगा यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल, ठीक है भाई। अब ये नॉन रिन्यूएबल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है रिसाइक्लेबल और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेस ऐसी होती है जिनको बार बार रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, वैसा का वैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे जब नॉन रिसाइक्लेबल की बात होती है तो उसको कहा जाता है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, जिसको यहाँ पे बनाना बेहद मुश्किल है, बेहद कठिन है। अब यहाँ पे मेटल्स जो है, उन मेटल्स को भी हम लोग यहाँ पे इनकी रॉ मटेरियल से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओर। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ तक हम लोग को कहानी समझ में आ गई कि रिसोर्सेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल को हम लोगों ने फिर डिवाइड किया दो पार्ट्स में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोगों ने फिर आगे डिवाइड किया कंटिन्यूअस या फ्लो, या तो होगा बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल को फिर हम लोगों ने आगे भाग में बांट दिया जो कि है फ्लोरा और फौना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये दो तरीके से हो गई, या तो ये होगी रिसाइक्लेबल, दोबारा ये वापस यूज की जाए, और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया भैया नॉन रिसाइक्लेबल, जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज हुआ ये खत्म। अब यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स में मैं चाहूं तो एग्जाम्पल ले सकता हूं पेट्रोल का, मैं चाहूं तो एग्जाम्पल ले सकता हूं दोस्तों यहाँ पे क्रूड ऑयल का। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है नॉन रिसाइक्लेबल या फॉसिल फ्यूल्स का। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन की। ठीक है भैया, ह्यूमन को दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो या तो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड होंगे, या तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी में डिवाइडेड होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे एसआई जो है वो बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, मतलब सब इंस्पेक्टर साहब जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। ठीक है भाई, तो चलिए यहां तक कि हम लोगों ने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट तो पढ़ लिया सर, बट फ्लो चार्ट पढ़ने से बात चलेगी क्या? नहीं, फ्लो चार्ट को याद करना पड़ेगा तब बात चलेगी। ठीक है ना भाई, तो याद करने का तरीका सर आपने बहुत आसान बता दिया हम लोगों को कि सबसे पहले आएगी दोस्तों यहाँ पे रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करा दोस्तों, यहाँ पे रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हम लोग बोलते हैं नेचुरल और ह्यूमन। ठीक है, इस नेचुरल को दो भागों में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक तो होगा रिन्यूएबल और दूसरा जो है वो हो जाएगा यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल को अब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों, एक तो हो गया कंटिन्यूअसली, दूसरा हो गया फ्लो। इस बी का मतलब क्या हो गया भैया यहाँ पे बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दोस्तों हम लोगों ने फ्लोरा और फौना। अब ये नॉन रिसाइक्लेबल जो है इसको दो पार्ट में नॉन रिन्यूएबल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। अब यहाँ पे ये जो कौन है भाई ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, या तो ये होगा स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशन, या तो होगा ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो चलिए तो पहले वाले को याद करने का जो कोड है वो हमारे पास आ चुका था सर, वो ये था कि यहां पे इन लोगों ने बोला NR
CBFF, यही याद करना है। बाकी सब तो बहुत आसान है क्योंकि बाकी सब तो दो ही फॉर्म में डिवाइडेड है, ठीक है। दो ही फॉर्म को कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो नॉन रिन्यूएबल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो ये रिसाइक्लेबल होगा या तो नॉन रिसाइक्लेबल होगा। और तीसरा पार्ट जो है वो हो गया यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज। इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये बोलता है जो यहाँ पे ह्यूमन है वो SI साहब है और उनको चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो ये तीनों चीजें जो है एक ही साथ एक ही फ्लो चार्ट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पे याद हो गए। तो NRCB नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्राइम ब्यूरो फ्लोरा और फोना की इंफॉर्मेशन देगा। N का मतलब नेचुरल, R का मतलब जो है यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, रिन्यूएबल, C का मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, B का मतलब बायोलॉजिकल, F का मतलब फ्लोरा और F का मतलब हो जाएगा फोना। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि नॉन रिन्यूएबल तो ये हो जाएगा रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। हम बात करते हैं यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन की। तो ह्यूमन जो है वो SI मतलब स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशन में होगा या तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी में होगा। इस तरीके से दोस्तों पूरा जो स्ट्रक्चर है आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कि हमें जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन को सर कैसे याद हम लोग करेंगे और यही चीजें एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाली है, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग एक एक क्लासिफिकेशन को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब इस क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो ये क्लासिफिकेशन जो है जनरली 4 भागों में डिवाइडेड है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी। तीसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ओनरशिप, ठीक है। और चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस या तो हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट। ठीक बात है। चलिए याद करने का तरीका क्या हम लोगों ने बनाया, OEOS, ठीक है भाई, OEOS, ठीक है ना। चलिए अब इसका चाहो तो आप सीक्वेंस जो है वो चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे SEOO भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे SEOs जो है ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे S का मतलब जो है वो स्टेटस है, यहाँ पे E का मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी है, पहले O का मतलब ओरिजिन है और दूसरे O का मतलब यहाँ पे ओनरशिप है, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोगों ने क्या करा, जो लास्ट टॉपिक था और अभी का जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो मैंने आप लोगों से कहा था सबसे पहले कि जो रिसोर्सेस होती है सर उसको हम लोग 3 पिलर्स में डिवाइड करते हैं। 3 पिलर्स कौन से हैं सर, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और ये होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। इस रिसोर्सेज को फिर हम लोगों ने फर्दर डिवाइड करा यहाँ पे, तो फर्दर डिवाइड करा फिर रिसोर्सेज को दोस्तों यहाँ पे 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें, मैंने बोला भैया NRCBFF, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ये नॉन रिन्यूएबल जो है वो या तो रिसाइक्लेबल होंगे या तो नॉन रिसाइक्लेबल होंगे, ठीक है भाई। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, क्या भैया, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है SI और QQ होंगे, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो कुछ इस तरीके से होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होगा SEOO। अब यहाँ पे S का मतलब दोस्तों है स्टेटस, और यहाँ पे इसका मतलब E का मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी, यहाँ पे O का मतलब है दोस्तों ओरिजिन, और फिर O का मतलब है यहाँ पे ओनरशिप। तो चलिए जितना हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो सिंगल वर्ड्स में आपके आंखों के सामने आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आंखों के सामने आ चुका है तो सर यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा चैप्टर आपको मगअप हो रहा है साथ साथ में। अब हम लोग डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का वो क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको याद करेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बात करा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो ओरिजिन के बेसिस पे ये जो चीजें
हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली जिसमें लाइफ होगी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बायोटिक, और दूसरी वो जिसमें लाइफ नहीं होगी जिसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे बोलता है कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती है सर? दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड हैव लाइफ। वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी नेचर से हम लोगों को मिली होगी और उसमें लाइफ होगी। अब लाइफ का मतलब सीधा सीधा यहां पे होता है सर कि उसमें किसी भी तरीके से या तो ग्रोथ होगा या तो किसी भी तरीके से उसमें यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चेंजेस उसमें दिखेंगे, इसीलिए वो यहाँ पे बायोटेक रिसोर्सेस है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे बायोटेक रिसोर्सेस है। अब एग्जांपल में देखें कि ह्यूमन, भैया हम लोग पैदा होते हैं इतने छोटू से 2-3-4 किलो के होते हैं और बढ़ते बढ़ते 80, 90, 100, 150 किलो के हो जाते हैं। तो ये क्या है भैया? ग्रोथ ही तो है। और कहीं ना कहीं हमारे स्किल भी तो डेवलप हो रही है साथ में। फॉरेस्ट जो है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि एक समय तक के वो रहता है, उसके बाद डेड हो जाता है, मतलब उसका भी बर्थ होता है और उसकी भी डेथ होती है। फिशरीज की बात करें, लाइव स्टॉक की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ये सारी चीजों की एक एज होती है, उसके बाद ये डाई हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड इन बायोटेक रिसोर्सेज, इसीलिए उसको ट्रीट किया जाता है दोस्तों यहाँ पे बायोटेक रिसोर्सेज पे। बट जैसे हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं तो ये सारी रिसोर्सेज जो है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती, जिसमें लाइफ जो है नहीं होती, वो सारी रिसोर्सेज जो है वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाती है। चलिए समझते हैं। दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब ये रिसोर्सेज जो है किससे मिलती है हमें? तो ये मिलती है हमें कहीं ना कहीं नेचर से। बट आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये मिलती तो नेचर से मगर ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जब ये नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक विदाउट लाइफ। ठीक है, जैसे कि मेटल, जैसे कि एयर, जैसे कि सॉइल, इसमें अपने आप कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया सर कि जो ओरिजिन के बेसिस पे है वो हम लोगों ने दो पार्ट पढ़े। पहला तो होगा दोस्तों यहाँ पे बायोटेक और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एबायोटिक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के बाद तो हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा SEO है जिसमें मैंने स्टेटस की बात कर रहे थे, दूसरी एग्जॉस्टिबिलिटी की बात कर रही थी, तीसरी ओरिजिन की बात करी थी और चौथी जो बात करी थी वो करी थी ओनरशिप की। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हमारे ई पे। ई का मतलब दोस्त यहाँ पे है एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या है दोस्त? यहाँ पे एग्जॉस्टिबिलिटी है ना भाई। चलिए तो अब ये जो एग्जॉस्टिबिलिटी है वो क्या है? एग्जॉस्टिबिलिटी दो तरीके से होगी, या तो चीज रिन्यूएबल फॉर्म में होगी या तो ये जो चीजें है नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में होगी। मतलब या तो ये कम समय में हमारे पास वापस आ जाएगी या तो ये इतना समय रहेगी जब तक कि हम लोग रहेंगे नहीं, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेगी तो हम तो रहेंगे ही नहीं। तो ये सारी रिसोर्सेज क्या बन जाएगी दोस्तों? तो वो बन जाएगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो कम समय में वापस आ जाए वो है रिन्यूएबल और जो कम समय में ना आ पाए वो है दोस्तों यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए हम लोग समझते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी। ये रिसोर्सेज हमारे पास प्लेंटी में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जितना चाहे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें, कोई परेशानी नहीं है। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन नेचर एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड, और इसको दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा नेचर इसको रिचार्ज करके आप तक के यहाँ पे पहुंचाने का काम करेगी, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि विंड, जैसे कि वाटर। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फोकस कर रही है सोलार एनर्जी इस पे। अब यहाँ पे सोलार पैनल्स या सोलार एनर्जी की तरफ ये गवर्नमेंट जो है वो क्यों मूव कर रही है? इसका कारण ये है कि एक समय आते आते हमारे पास जो कोल है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब ये सर जो कोल है वो कितने टाइप के होते हैं? तो कोल होते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 टाइप के। पहला जो कोल होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंथ्रासाइट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बिटुमिनस। तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लिग्नाइट और चौथा जो है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पीट। ठीक है भाई, चलिए तो ये चारों टाइप के कोल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद तो करते हैं। अब ये कोल से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है एक पावर स्टेशन से जिसको कहा जाता है दोस्तों NTPC। नेशनल थर्मल पावर
कॉर्पोरेशन, ठीक है भाई, एनटीपीसी से, मतलब कोल के थ्रू हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। या तो अब हम लोग यहाँ पे डैम्स के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। जब डैम्स के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब सीधे सीधे बात हो रही है भैया वाटर की, और वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, हाइड्रो। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, हाइड्रो। तो यहाँ पे जो प्लांट बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एनएचपीसी। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, एनएचपीसी। एनएचपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। मगर ये कहां पे होंगे, जहां पे मेनली डैम्स एस्टैब्लिश होंगे, वहां पे ये सारे प्लांट्स को क्या करा जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो अब यहां पे ये बोल रहा है कि सनलाइट से भी हम लोग एनर्जी बना रहे हैं, वाटर से भी हम लोग एनर्जी बना रहे हैं, और विंड से भी हम लोग एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। और विंड मिल सबसे ज्यादा जो लगी हुई है आज हमारे एक स्टेट में लगी है, जिसका नाम है दोस्तों तमिलनाडु। और तमिलनाडु में लगाने का मेन रीजन जो है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। वहां पे बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, इसीलिए वहां पे विंडमिल जो है बहुत अच्छे से काम कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जो कि अगर एक बार गया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दोस्त यहाँ पे बात करते हैं क्रूड ऑयल की। अब ये क्रूड ऑयल को हम लोग दूसरी अलग अलग कंट्रीज से खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल को हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं दोस्तों यहाँ पे बैरल्स के फॉर्म में। अब ये बैरल्स के फॉर्म में खरीद के इस पे हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहा जाता है यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कुछ इस तरीके से यहां पे 13 बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग डिग्री पे निकाले जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे अलग अलग टेम्परेचर पे 13 बाय प्रोडक्ट्स यहां पे निकाले जाते हैं। इन्हीं 13 बाय प्रोडक्ट्स में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसी में पेट्रोल भी आता है, इसी में पैराफिन वैक्स भी आता है, इसी में डीजल भी आता है आपका, इसी में सीएनजी भी आती है आपकी, इसी में दोस्तों यहाँ पे एलपीजी भी आती है। ठीक है भाई, चलिए। मगर यहाँ पे ये जो क्रूड ऑयल को बेचने वाली कंट्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज है। उन 13 कंट्रीज के ग्रुप को कहा जाता है ओपेक, ऑयल प्रमोटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है भाई, अब ये ऑयल प्रमोटिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, ये अपने हिसाब से क्या करती है भाई, रेट को फिक्स कर लेती है, और ये 13 कंट्री एक जैसा रेट जो है उस पे ही क्रूड ऑयल बेचती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 13 कंट्रीज की जो है वो पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली है। और ऐसी मोनोपोली रेट फिक्स के साथ अगर करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक सिस्टम विच इज नोन एज कार्टेल सिस्टम। तो ये कार्टेल सिस्टम में क्या हो जाता है, रेट फिक्स हो जाता है। आप किसी भी कंट्री से लेंगे आपको रेट उतना ही मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई ये आपको बताई यहाँ पे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं। भैया एक बार गए तो दोबारा आने में बहुत तकलीफ होगी और बहुत साल इसमें यहाँ पे आने में लग जाएंगे। तो ये क्रूड ऑयल का आप एग्जाम्पल यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में ले सकते हैं। These resources are present in nature। आज तो हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आगे चल के धीरे धीरे करके अगर ये खत्म हो गई तो फिर एंड आर फॉर्म्ड आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स। और इसको बनने में कितने साल लग जाएंगे सर, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको बनने में। दे कैन बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड। अगर मान लेते हैं इसका यूज कर लिया तो ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे, या तो पूरी तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे डिप्लीट, मतलब खत्म आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मगर ये एकदम से नहीं होगा, धीरे 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 करके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कोल की, और जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की कहानी मैंने आपको समझाई, और जस्ट इसके पहले आपको मैंने बताया कि कोल कितने टाइप के होते हैं और कोल से कैसे हम लोग प्लांट को यूज कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोगों ने समझा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओनरशिप के। तो अब ओनरशिप जो है यहाँ पे 4 टाइप में डिवाइडेड होती है। देखिएगा, सबसे पहले इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। ठीक है, मतलब ओनरशिप को हम लोगों ने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया। इंडिविजुअल हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल हो सकती है, या तो वो इंटरनेशनल हो सकते। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा।
इंडिविजुअल का मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो हमने किसी भी तरीके से परचेज कर लिया और उस पर कहीं ना कहीं ओनरशिप, कहीं ना कहीं मालिकाना अधिकार, कहीं ना कहीं वो संपत्ति हमारी है, तो उन चीज़ों को यूज़ हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन रिसोर्सेज को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। बट यहाँ पे जब आप उसका मिसयूज करेंगे तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊं, इंडिया में एक राइट हुआ करता था जिसको बोलते थे हम लोग यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आप जमीन है ये तो सब आपकी है। अब यहाँ पे जमीन सब आपकी है तो आप अपनी मर्जी चलाओगे, मगर गवर्नमेंट ने बोला कि यार अगर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना हो तो उन्होंने कहा कि ये जमीन तो हमारी है, अब हम लोग आपको जमीन नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के बना दिया इसको सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट। तो अब ये जैसे ही लीगल राइट बना तो ये आपके लिए सिर्फ ऑन पेपर जमीन आपकी, जब तक कि आप उस पर प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स भर रहे हो। सरकार को अगर कभी लगेगा कि यहां से नेशनल हाईवे निकालना है, स्टेट हाईवे निकालना है, या इकोनॉमिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जमीन सरकार ले सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास किसी भी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी जो है दोस्तों नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है दोस्तों, एक लीगल राइट बच गया। क्या बच गया भाई? लीगल राइट बच गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लीगल राइट के होने के साथ साथ में अब आपको जब ये जमीन से हटाया जाएगा तो गवर्नमेंट आपको बराबर कंपनसेशन अमाउंट भी देगी। ठीक है, अब कंपनसेशन अमाउंट ऐसा नहीं है कि मन कर रहा उतना मांग लो, ऐसा नहीं होता है। अब वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर के जो गाइडलाइन होंगे, कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको यहाँ पे कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। आपको नोटिस दिया जाएगा कि भैया आप ये जमीन खाली कर दीजिए, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जमीन बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के यहाँ पे बना दिया गया है लीगल राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे वो हुआ करते थे 7, और अब बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट। तो एग्जाम में ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, जमीन हमारी है, घर हमारा है, मगर रिसोर्सेज का कभी भी यूज अगर आपने गलत तरीके से करा तो सरकार आप पे फाइन भी लगा सकती है, सरकार वहां से आपको हटा भी सकती है। इस राइट को हटा के उसने सबसे ज्यादा बड़ी पावर जो है खुद के हाथ में ले लिया है। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में अब ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में ये लीगल राइट है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पे समझ में आ रहा है दोस्तों हमें कि इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होती है। आर ओन्ड प्राइवेटली बाय अ पर्सन सच एज फार्मलैंड, या तो हाउसेस, या तो एग्रीकल्चर की लैंड हो सकती है, या तो वो उसका घर हो सकता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय कम्युनिटी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करेंगे तो जैसे हमारे कम्युनिटी में जो पार्क होते हैं, जैसे कि जिम्स होते हैं, ये सारे कम्युनिटी के होते हैं, मतलब जिसको सारे लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इजी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेसेस, या हम लोग बोल सकते हैं उसको पब्लिक जो आपके हॉल्स बनते हैं यहाँ पे, कम्युनिटी हॉल जिनको कहा जाता है। ठीक है भाई, are owned by a community and are accessible to the members of that community such as grazing land and the burial ground। मगर पहले ये जो ग्राउंड हुआ करते थे वो हुआ करते थे ग्रेजिंग के लिए भी एनिमल्स के, और दूसरा ये बुरियल ग्राउंड्स में भी यूज किए जाते थे। जैसे यहाँ पे पहले क्या होता था, किसी पर्सन की डेथ हो जाती, बहुत सारे रिलीजन में यहाँ पे बुरियल करने का सिस्टम हो जाता था। वो कम्युनिटी लैंड पे, वो लैंड किसी की नहीं होती थी, उन लैंड्स पे लोगों को बरीड किया जाता था, इसीलिए वो रिसोर्सेज जो है वो कहलाती थी दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्सेज। क्या कहलाती थी दोस्तों यहाँ पे? वो कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो इस तरीके से समझ में आता है कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होती है और इंडिविजुअल के साथ में कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होती है। इंडिविजुअल मतलब मैं अकेले की जो रिसोर्स की बात करूंगा वो इंडिविजुअल, और सब मिलके अगर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज कम्युनिटी रिसोर्सेज। वो पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं, वो कम्युनिटी हॉल्स हो सकते हैं, वो रोडवेज हो सकता है, वो रेलवेज हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लोगों की है। चलिए तो अब यहाँ पे हमारी कहानी क्लियर हो गई है सर कि ये जो कम्युनिटी और ये जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है वो क्या होती है। कम्युनिटी रिसोर्सेज का सीधा मतलब ये हो गया पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक बात या जो भी चीज़ें पब्लिक से रिलेटेड है वो सारी कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ गई, और जो पर्सन से रिलेटेड है वो सारी की सारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ गई। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है भाई ओनरशिप बेसिस पे, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। वो सारी रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री का ही इससे सब कुछ अच्छा बेहतर और बेहतर होने वाला है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए समझते हैं। बिलोंग्स टू अ नेशन, एग्जाम्पल वाटर रिसोर्सेज
रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास जो सोर्सेस है वो वाटर रिसोर्सेज के लिए जो है वो है दोस्तों अल्टीमेटली रिवर्स, है ना। रिवर्स में भी हम लोग बात कर ले तो हमारे पास बड़ी बड़ी रिवर्स है, जैसे कि गंगा हो गई, हमारे पास इंडस हो गई, हमारे पास महानदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती। तो ये सारी रिसोर्सेस जो है ना दोस्तों, ये सारी रिसोर्सेज जो है ये कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज, और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद करती है ना भाई। चलिए फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट हमारे पास 3 फॉर्म में होंगे दोस्तों। या तो वो फॉरेस्ट जो होगा वो रिजर्व फॉर्म में होगा, या तो वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा, या तो वो जो है वो अनक्लास्ड फॉर्म में होगा, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हमारे पास होंगे, मिनरल्स अलग अलग तरीके से होंगे हमारे पास, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। दीज रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन। और यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से ये सारे के सारे रिसोर्सेज यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे EEZ जोन की यहाँ पे बात हुई है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो बाकी सब और क्लियर हो जाएगा। 1.852 किलोमीटर्स होता है दोस्तों, ठीक है भाई। तो अब 1.852 को हम लोग अगर 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा भैया कि कितना किलोमीटर आना है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलिए अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये जो यहाँ पे वाटर बाउंड्रीज है, ये लैंड बाउंड्रीज है, वाटर बाउंड्री के बीच में यहाँ पे ये होता है 20 नॉटिकल माइल्स। तो 20 नॉटिकल माइल्स तक के इंडिया की ही रिसोर्सेस है और इंडिया का ही आधिपत्य होगा यहाँ पे, यहीं पे इंडिया का जो है वो कब्जा होगा। तो 20 नॉटिकल माइल जो है लैंड रिसोर्सेस से वाटर रिसोर्सेस के बीच में, वो इंडिया की ही प्रॉपर्टी यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है भाई दोस्तों। तो यहाँ तक के धुरंधर दोस्तों मेरे याद रखना है आपकी ये सारी की सारी हम लोगों ने बात करी अभी ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज की, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग और देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में, हम लोग यहाँ पे समझने की और कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। तो ओनरशिप के बाद हम लोग आ गए भाई हमारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कुछ रिसोर्सेस में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है जिसका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, दूसरी डेवलप्ड रिसोर्सेस होती है, और तीसरी जो है हमारे पास होती है स्टॉक एंड एज अ रिजर्व। तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है भाई। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास अवेलेबल तो बहुत सालों से थी, बट हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम लोग इसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो क्या होती है पोटेंशियल रिसोर्सेज? दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द रीजन्स बट आर नॉट फुल्ली यूज्ड। अब बहुत सारे रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल तो है मगर उसका आज भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सच एज द विंड एनर्जी एंड द सोलार एनर्जी। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अभी हमारे लिए सबसे अच्छा जो विंड एनर्जी के लिए जो स्टेट है वो है दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु, और अगर हम लोग सोलार एनर्जी के लिए बात करें तो सबसे अच्छी जगह जो है वो है दोस्तों हमारे लिए राजस्थान, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम लोग धीरे धीरे करके सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी की मदद से भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग आते हैं दोस्तों दूसरे टाइप के रिसोर्सेज पे जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या है ये डेवलप्ड रिसोर्सेज? दीज रिसोर्सेज आर सर्वेड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में R&D करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि वो चीजें जो है वो कैसी है, हमारे कितने काम के, उनका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सर्वे होगा। एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे कोल माइंस की, और हम लोग बात करें यहाँ पे ऑयल वेल्स की, या हम लोग यहाँ पे बात करें आयरन ओर की। जैसे आयरन ओर अच्छा खासा अवेलेबल है हमारे छोटा नागपुर एरियाज में, तो छोटा नागपुर एरियाज में यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो कैसी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज हो जाएगी। तो वो सारी रिसोर्सेज दोस्तों जो कि हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में उसका सर्वे कर रहे हैं और आगे चल के वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करेगी, उन सारी रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टॉक के।
तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो बहुत समय तक एक जगह पे रखी जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। These resources can satisfy human needs। अब यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये सारी जो है रिसोर्सेज को क्या कर सकता है भाई, या आपके जो नीड्स है उनको क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज। बट ह्यूमन डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। मगर यहाँ पे आज हमारे पास लैक है, कहीं ना कहीं कमी है कि हमारे पास उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे नहीं है। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू एक्सेस एंड हार्नेस देम, और उस टेक्नोलॉजी के न होने के कारण आज हम लोग उन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन दोस्तों यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें जियोथर्मल पावर की, या तो हम लोग बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल की, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होने न के कारण, न टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, ठीक है कोई बात नहीं, मगर अब हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन फ्यूल भी बन सके और जियोथर्मल एनर्जी का भी प्रॉपरली जितना हो सकता है उसका हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सके। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व्स। क्या होते हैं रिजर्व? द यूज ऑफ सच रिसोर्सेज हैज नॉट बीन फुल्ली स्टार्टेड। अब वो सारी चीजें जो रिजर्व फॉर्म में आज भी उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो शुरू नहीं किया गया। अगर उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो गया तो सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे। एंड दे आर यूज्ड ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मगर वो सारे जो रिजर्व्स है उनका यूज एक लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड टाइम पीरियड में किया जा सकता है। आप चाहो उसको अनलिमिटेडली यूज करना तो उसको अनलिमिटेडली यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल डैम्स। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आता है कि सर ये चार चीजें हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। अब इसके बीच में अंतर क्या हो जाता है दोस्तों? तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ पे वो अवेलेबल तो है मगर उसका फुल्ली यूज नहीं हो पा रहा है आज कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वैसे, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है आज हम लोग मालूम कर रहे हैं। स्टॉक का मतलब यहाँ पे हमारे पास उसको एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व्स का मतलब एक लिमिट तक के यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ सकता है या उसके कारण हमारे हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी कहानी जो है ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज की और आगे बात करते हैं। रिसोर्सेज आर ऑफ्टन सेंटर्ड इन फ्यू हैंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो बाहुबली लोग हैं उन लोगों ने पूरी रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर रखा है। तो जब रिसोर्सेज को आप कब्जे में कर रखोगे तो प्रॉब्लम क्या रहेगी भाई कि कुछ ही लोग यहाँ पे बिजनेस टाइकून बन जाएंगे और रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से लेके पुअर और पॉवर्टी ये सारी चीजों को देखने पे मजबूर हो जाएंगे। दिस लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जब इकोनॉमी कुछ ही लोगों के हाथ में होगी तो जाहिर सी बात है इसके कारण क्रिएट होगा डिस्क्रिमिनेशन और एक गैप बन जाएगा रिच और पुअर के बीच में। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन इट्स डिप्लीशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा धीरे धीरे करके ये रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे और ये रिच और पुअर के बीच में जो गैप बना है ये भी कभी खत्म नहीं होगा और ये यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी जिसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर से भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। तो अब हम लोग हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको कैसे और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और बेहतर उसका कैसे यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे बात करेंगे भैया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज आर वाइटल। रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना भाई। तो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूमन का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का सर्वाइवल मतलब ह्यूमन को अगर जिंदा रहना है तो रिसोर्सेज के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए। बिना रिसोर्सेज के काम नहीं चल पाएगा। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सही बात कही है कि रिसोर्सेज जो है हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया और वो हमें बनी बनाई यहाँ पे मिली है, ठीक है। उसका हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं दोस्तों? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली। मगर अब क्या कर रहा है? जब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है तो उसका यूज जो है वो गलत तरीके से कर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली उसका यूज किया जा रहा है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। जब उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका असर जो है उल्टा दिखेगा, असर जो है वो गलत दिखेगा दोस्तों। अब वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर
रहा है और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द नीड्स नॉट फॉर द ग्रीड्स। तो यहाँ गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही थी कि नीड्स के लिए तो हमारे देश दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, मगर लालच मन जो है, लालची मन के लिए यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल दोस्तों यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे नेचर का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर हम लोग नीड की जगह ग्रीड की अगर बात करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम लोगों के हाथ में, मतलब फ्यू हैंड्स में रिसोर्सेस है, तो वो लोग अपने मन से अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। आज जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम हाथों में है, मतलब कि वही लोग उसको हार्नेस कर सकते हैं, वही लोग उसको यूज कर सकते हैं। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी। इसके कारण जो है सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई भाई? हैव्स और हैव नॉट्स में, मतलब द रिच एंड द पुअर में ये डिवाइड हो गई है। तो रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है रिसोर्सेस का वो इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब जरूरत से ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब यहाँ पे इसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट होते चले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है, अलग अलग तरीके की जो हार्मफुल गैसेस है, CFC हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी जो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस है ये कहीं ना कहीं ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको भी धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्नोफेड एरियाज थे और यहाँ पे ग्लेशियर्स थे वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं तबाही की इंडिकेशन है। ओके, डिप्लीशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो रहा है भाई। एयर में पोल्यूशन हो रहा है, वाटर में पोल्यूशन हो रहा है भाई, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, ड्रिलिंग्स के कारण जो है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है पोल्यूशन यहाँ कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे करके लैंड डिग्रेड हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी है ऑफ सॉइल जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जा रही है, और सॉइल जो है वो कन्वर्ट होती चली जा रही है दोस्तों यहाँ पे बैरन लैंड में। और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब अगर हम लोग यहाँ पे अलर्ट नहीं होते हैं तो सारी रिसोर्सेस हमारे हाथ से धीरे धीरे करके निकल जाएगी और हम लोग इसको यहाँ पे बचा भी नहीं पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसकी प्रॉपरली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमारी रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेस। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है इंडिया में वो समझते। इट टू आइडेंटिफाई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोग ये काम करें कि हम लोग मालूम करें कि हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी। लिस्ट बना के हम लोग देखें कि हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कितनी है, मतलब कि रिसोर्सेज का अमाउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग। और ये कैसे पता चलेगा? तो कंट्री के सर्वे और कंट्री के यहाँ पे मैपिंग से पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटी, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है और हम लोग इसको कितने सालों तक के यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो है वो दोस्तों यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। टू फ्रेम अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, और क्या बनाए हम लोग? एक अच्छा सा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए कि इन रिसोर्सेज को इस जगह पे हम लोग को यहाँ पे इस्तेमाल करना है विद द एस्टिमेट्स ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उन्हीं टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके, उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें इन रिसोर्सेज को यहाँ पे पॉजिटिव वे में इंप्लीमेंट करना है। स्किल सेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और स्किल सेट्स और इंस्टीट्यूशन के साथ में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर हार्नेसिंग दीज रिसोर्सेज। अब स्किल का, टेक्नोलॉजी का और नॉलेज का, तीनों का कंपोजिशन मिला के हम लोग इन सारे रिसोर्सेज को बेटर और बेस्ट वे में जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। टू मैच द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रिसोर्सेज से ही हम लोग क्या करें? बेटरमेंट करें और इन्हीं रिसोर्सेज को हर तरीके से मैप करके, प्लान करके इसका यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे डैम क्रिएट करा, तो डैम से निकलने वाली जो सॉइल है उसका यूज हम लोगों ने यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन में कर दिया।
तो इस रोड कंस्ट्रक्शन में उस सॉइल का अगर यूज कर लेते हैं तो अलग से हमें कहीं पे एक्सकावेशन और या कहीं से अगर अलग से हम लोगों को यहाँ पे और रिसोर्सेज यूज नहीं करने पड़ेगी। तो डैम की मिट्टी निकाल के हम लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन का बेस बनाने में इसका यूटिलाइजेशन कर लिया, तो वो डैम भी बन गया और रोड कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसानी से हो गया। धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं, मल्टीपल यूज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज की। तो इसके लिए सबसे जो जरूरी है वो है दोस्तों यहाँ पे बहुत बेहतर से बेहतर यहाँ पे प्लान बनाना, ताकि इंडिया जो है एक प्रॉपर जो सिस्टमैटिक वे में काम करना चाहिए रिसोर्सेज का, वो सारे चीज़ों का एग्जीक्यूशन कर सके। तो इसी तरीके से टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इस साल लेके आया आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, और उसमें ये है सेलिएंट फीचर्स में ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स, स्टडी मटेरियल। बट ये सारी चीज़ें आप तक के पहुंचेगी तब जब आप इस चैनल को लोगों तक के पहुंचाएंगे, और नहीं भी पहुंचाएंगे तो भी अपने आप जब आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आप प्रेफर करेंगे आपकी यही टीचर से हम लोगों को पढ़ना है। टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला हमेशा आपके सक्सेस की गारंटी लेती है, आपके सक्सेस तक के आपका यहां पे साथ देती है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।